गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सर राजधानी फैमिली के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं यूथ का जो कंपटीशन का बुक है उससे मैं केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। जो वन डे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन का जिसमें साइंस का सिलेबस हो, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साइंस रखता है और अभी खासकर ग्रुप डी के लिए साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग के लिए केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए चलते हैं। पहले देखिए कि मेहनत कभी मत छोड़िए, क्योंकि मेहनत ही वो चाबी है जिससे सफलता का ताला खुलता है। मेहनत ही वो चाबी है जिससे सफलता का ताला खुलता है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन है द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस। क्या कहा क्वेश्चन? निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो ये किस में होता है? ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में। आप लोग को पता होगा कि ठोस, द्रव, गैस। मान लो ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। इसमें जो कण होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, चिपके होते हैं, मतलब आपस में कण एकदम आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। द्रव में क्या होते हैं? थोड़ा फर्क होते हैं। गैस में क्या होते हैं? इनसे भी ज़्यादा फर्क होते हैं। ठीक है, तो ये ठोस में क्या होते हैं? जो बहुत ज़्यादा आकर्षण बल से अणु जो होते हैं चिपके होते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? ठोस में। ठोस से कम किस में होगा? द्रव में। द्रव से कम किस में होगा? गैस में। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में हुआ? ठोस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें क्या बोला क्वेश्चन में? कौन सा कथन सही नहीं है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आकर्षण बल होता है। तो कौन सा सही नहीं होगा? ऑप्शन ए सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। निम्न में से क्या सही है। तो इसमें क्या होते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। यह अदृच्छित रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि ठोस के कण होते हैं एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो क्या हो जाएगा? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितने अवस्थाएं ज्ञात है। तो हम लोग जानते हैं कि अभी तक कितने ज्ञात हैं? 5। कितना है? 5। 5 कौन कौन होता है? पहला क्या होता है? ठोस। दूसरा क्या होता है? द्रव। तीसरा क्या होता है? गैस। चौथा क्या होता है? प्लाज्मा। और पांचवा क्या होता है? बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन। ठीक है, तो अभी तक आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी। अब आंसर क्या हो जाएगा? बी। पांचवा क्वेश्चन पढ़िए। कारण नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं कि पदार्थ के चारों अवस्थाओं के आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। बिल्कुल। प्लाज्मा के एक तरल पदार्थ जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। ये गलत है, ये गलत है कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। ये कोशिकाओं में मौजूद नहीं होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि विसरण निम्न में, मतलब किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो विसरण किसमें होगा अत्यधिक तीव्रता से? तो विसरण सबसे ज्यादा तीव्रता से किसमें होता है? गैसों में। किसमें होता है? गैसों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है यदि अमोनिया क्या है? गैस हो। अमोनिया क्या है? गैस है। तो कपूर का रिलेशन किससे होगा? तो कपूर क्या होता है? ठोस होता है। कपूर क्या होता है? ठोस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें क्या करना है कि गलत कथन को ढूंढना है। तो कह रहा है पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं। बिल्कुल नहीं होते, पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। आप लोग कोई ग्लास लिए होंगे, ग्लास में अगर आप पानी रख देते होंगे, अगर पानी को कुछ देर अस्थिर छोड़ भी देते होंगे, लेकिन बाद में अगर कोई नील अगर ऊपर से टपका देते होंगे तो पानी अस्थिर रहता है, लेकिन थोड़ा देर में देखते होंगे नील पूरा पानी में क्या होता है? मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ में जो कण होते हैं वो अस्थिर नहीं रहते हैं, हमेशा मोशन करते रहते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 9 में बोला है एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन क्या है? शुद्ध पदार्थ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
क्वेश्चन नंबर 10, कारा निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? कौन सा सत्य है? पढ़ते हैं। कारा दृढ़ता, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार है होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ितता, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। गैस जो होते हैं, गैस में अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो गैस का पदार्थ गुण क्या होता है? उच्च दाब के कारण गैस क्या होता है? लिक्विड बन जाता है। क्या बन जाता है? लिक्विड। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? संपीड़ितता। कौन सा कथन सत्य है? संपीड़ितता। ऑप्शन बी, मतलब कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी, केवल बी ही सत्य है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कारा मिश्रण प्राकृतिक में हो सकते हैं। मिश्रण कैसे हो सकते हैं? तो मिश्रण समौगी भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? विषमौगी भी, दोनों हो सकते हैं, मिश्रण समौगी और विषमौगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? मिश्र धातु जो होता है वो किसका एक उदाहरण है? तो किसका होता है? ठोस विलयन का। किसका होता है? ठोस विलयन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमौगी मिश्रण है? विषमौगी मिश्रण है। ऑप्शन इस विषमौगी मिश्रण क्या होता है? दूध होता है। दूध क्या होता है मेरा? विषमौगी मिश्रण होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें। तो देखिए, पहला है वायु, दूसरा विष धातु, तीसरा दूध, डी में क्या है? जल। ये तीनों आप देखते होंगे, वायु, मिश्र धातु, दूध, ये तीनों क्या है? मेरा मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। जबकि जल मेरा क्या है? एक यौगिक है। तो इसमें विषम क्या हो जाएगा? आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, जल मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था शामिल नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि सामान्य पदार्थों में किसमें भौतिक अवस्था शामिल नहीं है? तो क्या पहला क्या दिया? कोलाइड। कोलाइड में क्या होता है? एक कोलाइड जो होता है, कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है। कोलाइड क्या होता है? एक रासायनिक मिश्रण होता है। तो कोलाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोलाइड में भौतिक अवस्था शामिल नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोला है हवा। हवा क्या है? पूछ रहा है हवा मतलब क्या है? तो हवा के बारे में बताना है। क्या शुद्ध मिश्रण है? क्या केवल मिश्रणों का मिश्रण है? या फिर केवल तत्वों का मिश्रण है? या दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है? तो हम लोग जानते हैं कि हवा में बहुत सारा गैसों से मिलकर हवा में बहुत सारा गैस पाया जाता है। तो उसमें कुछ तत्व भी होते हैं, कुछ यौगिक भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हवा क्या है? हवा एक दोनों तत्वों का मिश्रण है, मतलब तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। कारा वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है। कारा वो मिश्रण जिसमें विलय के कण, जो कण उसमें घोल रहे हैं वो कण घुलते नहीं है, बल्कि पूरे माध्यम में सिर्फ क्या रहते हैं? निलंबित रहते हैं। मतलब पूरा माध्यम में सिर्फ क्या रहेगा? निलंबित रहेगा, घुलेगा उसमें पूरी तरीके से नहीं, ये बोल रहा है। तो कारा वो विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है, बल्कि पूरे माध्यम में क्या रहे? सिर्फ निलंबित रहे, मिला रहे। तो वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? सस्पेंशन। क्या कहते हैं? सस्पेंशन। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्या बोला है कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? क्या बोल रहा है? विज्ञान का कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या रहा है? मिश्रण के घटक उनके गुणों के बरकरार रखते हैं। दूसरा बोल रहा है मिश्रण अलग अलग पदार्थ को हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। इसकी भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। बिल्कुल, मिश्रण को भौतिक विधि से अलग भी किया जाता है। तो डी क्या बोला है कि इसकी संरचना तय होती है। बिल्कुल गलत बोला है कि मिश्रण का किसी का संरचना तय नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोला है जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, मतलब कोई भी तरल पदार्थ है, दो गो को अगर मिला दे, आपस में घुले नहीं, मतलब घुलेगा नहीं तो सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा। जब घुलेगा नहीं तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो घुलते नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं बनाते, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? जब घुलेगा नहीं, सॉल्यूशन बनेगा नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अमिश्रणीय कहेंगे। क्या में कहेंगे? अमिश्रणीय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्या बोला? शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है?
हम लोग मान लो पानी और चीनी घोले तो मेरा क्या कहलाएगा, शक्कर का घोल। तो उसमें शक्कर मेरा क्या होगा, शक्कर मेरा क्या होगा, शक्कर को हम लोग क्या किए, उसमें घोले हैं, डाले हैं, तो शक्कर उसमें जाके पानी में क्या होगा, घुलेगा। तो वही बोला है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक है। शक्कर क्या है, शक्कर घुला हुआ पदार्थ है। शक्कर को ही पानी में डाल के घोल रहे हैं ना, तो शक्कर मेरा क्या कहलाएगा, घुला हुआ पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा एक यौगिक नहीं है, एक यौगिक नहीं है। ऑप्शन में दिया लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लेड देखते होंगे, लेड का फॉर्मूला क्या होता है, पीबी। ये क्या है, तत्व। बाकी सब देख रहे होंगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला के रूप में होता है। चौक का कुछ फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का भी फॉर्मूला के रूप में, सल्फाइड डाइऑक्साइड सब भी क्या है, फॉर्मूला के रूप में, यौगिक के रूप में बन रहा है। मतलब लेड क्या है, सिंगल तत्व है, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये यौगिक नहीं है। बाकी सब का सब क्या है, यौगिक है। लेड क्या हो जाएगा, तत्व है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक यौगिक नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लेड मेरा यौगिक नहीं है। आगे बोला रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है। कह रहा रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। रेत और चीनी को अब लोग अगर वो मिलाएं तो क्या वो घुल पाएगा, अच्छी तरीके से मिल पाएगा, नहीं। तो इसका क्या बोल सकते हैं कि रेत और चीनी एक मिश्रण है, किसका एक उदाहरण है, तो बोल सकते हैं किसका उदाहरण है, विजातीय मिश्रण है। दोनों क्या है, विजातीय मिश्रण है, दोनों एक दूसरे में मिलेगा, अच्छा से नहीं मिल पाएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या है, एक विजातीय मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन होता क्या है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन में होता है कि कोई भी पदार्थ बनता है नया, लेकिन फिर से वो रिटर्नेबल होता है। क्या होता है कि उसको हम फिर से रिटर्न करके वही अवस्था में ला सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, उसको भौतिक परिवर्तन। तो इसी में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ठोसों का द्रव में पिघलना, ठोसों का द्रव में पिघलना, ये क्या है मेरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। गैसों का द्रव में द्रवीकरण, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन, ये भी क्या है मेरा, भौतिक परिवर्तन नहीं है, सॉरी मिस्टेक। ठोसों का द्रव में पिघलना, ये सब क्या है मेरा, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि ठोस को द्रव में, जैसे कोई भी बर्फ को अगर हम पिघलाएंगे तो फिर को उसको हम बर्फ को पिघलाएंगे, फिर को पिघला हुआ को हम बर्फ में जमा सकते हैं। तो क्या है, मेरा भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रव में द्रवीकरण, ये भी मेरा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण, ये भी मेरा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन क्या नहीं है, पदार्थों का किण्वन। क्या नहीं है, पदार्थों का किण्वन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन बोला इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब क्या इस क्वेश्चन दूसरा है, क्या बोला, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन अभी बताएं, ईंधन का दहन, ये क्या है मेरा, रासायनिक परिवर्तन। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये मेरा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ये मेरा क्या है, भौतिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है कि रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन जो होता है उसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है, और वो उसको फिर से रिटर्न करके फिर से वही चीज़ को हम नहीं बना सकते। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो इसी में बोला है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो, मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोला लोहे में जंग लगना इनमें से किसका समान उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किसका समान उदाहरण है, इस लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है मेरा, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब क्या देखना है, रासायनिक परिवर्तन। तो ऊर्ध्वपातन, निष्क्रिस्टलीकरण या निष्क्रियकरण या आसवन। तो इसमें से कौन सा एक जो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रियकरण। इंग्लिश में बोलता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, निष्क्रियकरण। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, निष्क्रियकरण, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन होगा। तो आप लोग को यहीं पे आंसर दिख रहा होगा कि एक आइस क्यूब। आइस क्यूब मतलब क्या होता है, बर्फ का
टुकड़ा। बर्फ का टुकड़ा क्या होता है, बर्फ का टुकड़ा अगर पिघला दे तो फिर से उसको बर्फ में बदल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो ये मेरा रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़िए 29 नंबर। कारा उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं, सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं। और यहाँ क्या दिया है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में इसमें जो होता है वो ठोस से डायरेक्ट क्या चीज में बदल जाता है, गैस में, ठोस से डायरेक्ट गैस में। दूसरा क्या दिया है, डिपोजिशन। डिपोजिशन माने क्या होता है, निक्षेपण। क्या होता है, निक्षेपण। डिपोजिशन माने क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर क्या था, ए। बी में क्या होता है, डिपोजिशन माने होता है निक्षेपण। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है, गैस से सीधे क्या चीज में बदल जाता है, ठोस से। इसमें क्या होगा कि गैस से कोई भी चीज डायरेक्ट क्या चीज में बदल जाएगा, ठोस में। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है सी, इसमें क्या दिया, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का हिंदी होता है संघनन। क्या होता है, संघनन। क्या होता है, संघनन। संघनन में होता क्या है कि इसमें डायरेक्ट कोई भी वाष्प मतलब कि भाप के फॉर्म में हो और डायरेक्ट क्या चीज में बदल जाता है, लिक्विड मतलब द्रव के फॉर्म में। क्या चीज में बदल जाएगा, द्रव के फॉर्म में। मतलब बोल सकते हैं गैस या फिर भाप, कुछ भी, ये डायरेक्ट क्या चीज में बदलेगा, द्रव में। किसमें, द्रव में। तरल, द्रव बोलो या तरल बोलो, जो भी बोलो, द्रव या तरल में। ऑप्शन नंबर डी है इसमें, इवोप्रेशन। इवोप्रेशन माने होता है बाष्पीकरण। क्या होता है, बाष्पीकरण। इसमें क्या होता है, क्या होता है, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण में क्या होता है कि इसमें जो द्रव होता है, द्रव होता है, ये किस में बदल जाता है, बाष्प में। किस में, बाष्प में। तो हम लोग का पूछा क्या था कि उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस में बदल रहा है, गैस सीधे ठोस में बदल रहा है। तो बोलिए गैस सीधे ठोस में कौन बदल रहा है, निक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या हो रहा है, गैस से सीधे ठोस में बदलेगा। बाकी सब समझ गए होंगे ऑप्शन चारों। अब बोला है अगला क्वेश्चन 30 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। कारावस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, ये सभी। रासायनिक परिवर्तन में ये सभी क्रियाएं होती है। रासायनिक परिवर्तन में ये सभी क्रियाएं होती है। अवस्था में भी परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है और रंग भी बदलता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन में ये सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है, पानी का बर्फ में परिवर्तन। पानी को अगर हम लोग बर्फ में जमा सकते हैं तो बर्फ को पिघलाकर हम लोग फिर से पानी में बना सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पानी का बर्फ में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। तो शरीर में भोजन का पचना ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, क्या फिर दही से दूध बना सकते हैं, नहीं। तो ये सब कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जल का, जल वाष्प में परिवर्तन कैसा है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प से फिर जल बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। अब क्या पूछा है इसमें, रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में परिवर्तन होना कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। क्या दही से दूध बनेगा, फिर नहीं बनेगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। बाकी सब क्या है, बर्फ का सब्लिमेशन, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन भौतिक परिवर्तन, रेत का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन, फिर से अलग कर सकते हैं, चीनी के पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे पूछा रासायनिक परिवर्तन है, तो दूध का दही में परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, भौतिक परिवर्तन है। आप लोग पढ़िए, अंगूर किण्वित होता है, ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही जमना कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ पूछा भौतिक परिवर्तन है, तो बर्फ का पिघलना क्या होता है,
भौतिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाता है, द्रव्यमान। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे लिखें NaOH प्लस H2SO4, तो यहाँ क्या बन जाएगा NaSO4 प्लस H2O। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ द्रव्यमान क्या रखते हैं, बराबर रखते हैं। दोनों तरफ द्रव्यमान क्या रखते हैं, बराबर। तो जितना एलिमेंट इधर हो, जैसे सोडियम का यहाँ होता है Na2SO4, अगर सोडियम का एक एलिमेंट इधर है तो इधर क्या गो, 2 गो। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर वाला को हम लोग बोलते हैं, आगे आएगा, इधर वाला को हम लोग बोलते हैं अभिकारक, इधर वाला को हम लोग बोलते हैं अभिकारक, इधर वाला को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान बराबर रखते हैं। तो एलिमेंट भी दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर, तभी ना द्रव्यमान बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस। अगर सोडियम का इधर 2 अणु है तो इधर भी सोडियम के आगे क्या देंगे, 2। तो इधर भी सोडियम के 2, इधर भी सोडियम 2। SO4 इधर भी 1, SO4 इधर भी 1। इधर हाइड्रोजन देखिए 2, इधर हाइड्रोजन देखिए 2, इधर कितना 2, 4। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, 2। तो यहाँ भी हाइड्रोजन क्या हो गया, 4। बाकी आप देखे होंगे ऑक्सीजन यहाँ 2, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2। तो इसमें क्या होता है कि जितना एलिमेंट इधर होता है, सोडियम का अगर एक सोडियम का 1 तत्व 2 तत्व इधर हो तो 2 ठो इधर भी होना चाहिए, मतलब दोनों साइड एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो ये किस नियम से होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम से। इसीलिए दोनों को बैलेंस किया जाता है कि दोनों तरफ पे बराबर हो, समान हो। तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो किस नियम से है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, अभी हम लोग संतुलित किए रासायनिक समीकरण को, संतुलित किए, दोनों साइड संतुलित किए ना। तो ये किसके अनुरूप होता है, अभी पढ़े किसका होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तन रहता है। अभिक्रियाओं और उत्पादों का द्रव्यमानों का योग क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है अस्थिर अनुपात का नियम। कह रहा है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने अस्थिर अनुपात के लिए नियम का प्रतिपादन किया था। तो अस्थिर अनुपात का जो नियम का प्रतिपादन किया था वो किए थे जोसेफ प्रोस्ट ने। कौन, जोसेफ प्रोस्ट ने। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन वही बोल रहा है कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया। तभी हम लोग पढ़े जोसेफ एल प्रोस्ट के द्वारा, जोसेफ एल प्रोस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोला है कि निश्चित अनुपात का नियम, ये भी वही क्वेश्चन है कि निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था, जोसेफ प्रोस्ट ने। किसने किया था, जोसेफ प्रोस्ट ने। तो यहाँ भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है निश्चित अनुपात का नियम के अनुसार, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार हमको क्या बोल रहा है कि रासायनिक पदार्थ में भिन्न तो तत्वों का द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों का द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। दूसरा क्या बोला है, रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि तत्व हमेशा क्या होता है कि निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, यहाँ पे निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपातों का संयुक्त होते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे अस्थिर अनुपात का नियम। क्या पढ़े थे? अस्थिर अनुपात का नियम। उसी में कहा गया था दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अस्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 है कि नहीं? CO2 तो देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 8 आता है कि नहीं। कार्बन का हम लोग द्रव्यमान कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का 8 दूना 16, तो 16 दूना 32। कितना होता है? 16 दूना 32। तो इसको अगर हम लोग काटे 4 12 और 4 8 32, 3:8 3:8 आ रहा है। तो वही कह रहा है 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है या किस नियम के साथ सहमति होती है? ये जो होता है लगातार क्या रहता है? समानुपात रहता है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये क्या होता है? लगातार समानुपात होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है डाल्टन के सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जो सिद्धांत दिए थे। कह रहा है कि डाल्टन का जो सिद्धांत था किस नियम पर आधारित था? तो डाल्टन का जो सिद्धांत था किस नियम पर आधारित था? ये था रासायनिक संयोजन। क्या था? रासायनिक संयोजन नियम दिए थे डाल्टन ने। तो ये कह रहा डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो हो जाएगा रासायनिक संयोजन, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है रासायनिक संयोजन के नियम पर या नियत अनुपात के नियम पर या द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो डाल्टन का जो सिद्धांत आधारित है किस नियम पे है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि रासायनिक संयोजन के नियम पर। किस पर है? रासायनिक संयोजन के नियम पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण का प्रदान करता है? तो डाल्टन का परमाणु जो सिद्धांत है किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम पर। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? डाल्टन ने बताया था कि कोई भी पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु सबसे छोटा कण होता है। परमाणु सबसे छोटा कण। और परमाणु जो होता है डाल्टन ने बताया था कि परमाणु वो सबसे छोटा कण है और वो कैसा होता है? अविभाज्य होता है। मतलब कोई भी पदार्थ अगर बना हो तो जो छोटा छोटा पदार्थ से मिलकर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु। क्या बोलेंगे? परमाणु। अब परमाणु क्या होगा? अविभाज्य कण होगा। अभी इतना छोटा है कि इसको और विभाज्य नहीं कर सकते, तो परमाणु क्या होगा? अविभाज्य होगा। तो ये पूछा है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आप लोग पढ़ रहे होंगे कि परमाणु क्या होता है? पदार्थों के अविभाज्य कण। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। अब परमाणु सबसे छोटा कण है जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो डाल्टन के अनुसार वही है कि परमाणु पदार्थों के क्या होते हैं? अविभाज्य कण होते हैं, इसको और विभाजित नहीं किया सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 48 बोला है निम्न में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? कह रहा निम्न में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? पढ़ते हैं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। बिल्कुल। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। सबसे छोटा क्या होता है? परमाणु। सही है। परमाणु अदृश्य कण होते हैं। परमाणु इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। परमाणु कैसी कण होती है? अदृश्य कण होती है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये भी बिल्कुल सही है। डी पढ़ते हैं कारण सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। अभी हम लोग बताएं कि पदार्थ जो होते हैं छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो छोटा कण सबसे क्या होता है? परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। अब परमाणु क्या होता है? अविभाज्य कण है। परमाणु कैसा? अविभाज्य कण। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि सभी पदार्थ जो होते हैं छोटों कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? अणु। अणु नहीं कहते। यहाँ क्या होना चाहिए था? परमाणु कहते हैं। तो गलत मेरा क्या हो जाएगा? गलत मेरा यही हो जाएगा कि यहाँ क्या दे दिया? अणु। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अवधारणा गलत। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं आगे।
आगे कहा निम्नलिखित में से किसने परमाणु के अविभाज्यता के बारे में बताया था। अभी हम लोग पढ़े थे कि डाल्टन जो वैज्ञानिक थे वही बताए थे कि पदार्थ जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु वह सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण है जिसको और भी विभाज्य नहीं किया जा सकता। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु के अविभाज्यता के बारे में बताया। तो कौन सा वैज्ञानिक ने बताया था? किसने? डाल्टन ने। किसने बताया था? डाल्टन ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज 50 क्वेश्चन ही लेके आए हैं। कह रहा है 50 में कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। पढ़ते हैं यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं। दूसरा कह रहा है विभिन्न तत्वों के गुण भिन्न होते हैं, परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक। सी कह रहा है सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। बिल्कुल सही है। कह रहा परमाणु अदृश्य कण है। यहाँ क्या कह रहा है? परमाणु अदृश्य। हम लोग पढ़े हैं परमाणु क्या? अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किया जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि परमाणु वो अदृश्य कण है, सबसे छोटा कण है जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन भी पूछ रहा था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम कौन है? ये है कि परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आज 50 क्वेश्चन ही लेके आए थे, आगे इसी तरह देखेंगे तो आगे 100 क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।